चैप्टर 49। अब आगे। माधव अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर बारिश धीमे धीमे टपक रही थी, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी उस बरसात से कहीं ज्यादा तेज थी। उसे रह रह कर मिश्री के कहे शब्द याद आ रहे थे। मैं जिंदा हूं तो थर्ड आई के कारण। अब जब उसे मिश्री के अतीत की कुछ परतें खुलने लगी थी, एक सच्चाई उसकी रूह को झकझोर रही थी। मिश्री ने उस दरिंदगी का अकेले सामना किया था जब वो सिर्फ एक 20 साल की लड़की थी। एक वहशी दरिंदे से अपने माँ बाप की मौत अपनी आंखों के सामने देखना और छोटे भाई को बचाने के लिए लड़ी थी। और जिस वक्त वो टूटी, बिखरी, बेसहारा थी, उसी वक्त थर्ड आई ने उसे सहारा दिया। माधव की मुठ्ठियां कस गईं। उसे गुस्सा नहीं था कि मिश्री ने थर्ड आई से जुड़ाव रखा, दर्द इस बात का था कि उसने ये सब कभी साझा नहीं किया। मैं उसका पति था, वो बुदबुदाया। क्यों नहीं बताया उसने कि वो कौन थी? कौन है वो थर्ड आई की रहस्यमयी लड़की जिसने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाई, जिसने बिना स्वार्थ के मिश्री को बचाया? उसके जहन में कई सवाल गूंज रहे थे। हाँ, उसे ये जानकर दिल से पीड़ा हुई थी कि मिश्री कभी एशिया की सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड गैंग थर्ड आई का हिस्सा रही थी। उसने थर्ड आई के साथ मिलकर न जाने कितने मिशन किए होंगे। किसे मारा होगा, किससे बदला लिया होगा? क्या वो किसी मासूम की जान जाने का कारण बनी? क्या वो सिर्फ एक विक्टिम थी या फिर वक्त के साथ वो भी एक शिकारी बन गई थी? माधव का मन दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा मिश्री की मजबूरी और दर्द को समझता था। उसे उस टूटी लड़की की छवि दिखती थी जिसने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, जिसने अपने भाई को अपनी पीठ पर उठाकर मौत से खींच लिया था। लेकिन दूसरा हिस्सा, वो उसे जज करता था। तुमने मुझसे छुपाया मिश्री, तुमने मुझे अपना हमसफर माना, लेकिन अपना सच नहीं बताया। उसका गला सूख गया था। आंखों में न आंसू थे, न रोष, सिर्फ एक गहरी थकान थी, जैसे रिश्तों की दीवारें चुपचाप दरक रही हों। वो जानता था कि मिश्री अब थर्ड आई से अलग हो चुकी है और वो गैंग भी अब खत्म हो गई है। लेकिन सवाल ये नहीं था कि वो अब क्या है, सवाल ये था कि क्या मिश्री ने कभी पूरी तरह उस अंधेरे से खुद को बाहर निकाला है। उसे याद आया, मिश्री आज भी उसे एक सवाल से बचती है, कौन थी वो जो थर्ड आई को लीड करती थी? माधव को शक था, लेकिन उसने बस एक निशान देखा था, जिस निशान को वो फिर से ढूंढकर थर्ड आई का पता लगाना चाहता है, जानना चाहता है कौन है वो। मिश्री दोहरी लड़ाई लड़ रही थी, एक अपने अतीत से और एक अपने वर्तमान से, जिसमें वो माधव के साथ ईमानदार रहना चाहती थी, मगर डरती थी कि सच कहने से सब कुछ टूट जाएगा। माधव ने सिर झुका लिया। दिल कह रहा था शायद अब समय है सब कुछ जानने का, और सब कुछ माफ करने का, या शायद सब कुछ खो देने का। माधव की आंखें अब भी खिड़की के बाहर भीगते अंधेरे को घूर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था, अतीत, सवालों और अधूरी बातों में उलझा हुआ। तभी पीछे से धीमी धीमी चप्पलों की आवाज आए और एक नन्ही सी मासूम हथेली ने आकर उसका पैंट खींचा। पापा! माधव ने चौंक कर पीछे देखा। उसकी नन्ही परी मिष्टी नींद से अधजगी आंखों के साथ खड़ी थी। उसका चेहरा उनींदा था, पर आंखों में एक मासूम जिज्ञासा थी। पापा इतने परेशान क्यों हैं? माधव की आंखों का सारा तनाव एक पल में नर्म पड़ गया। उसने झुककर मिष्टी को गोद में उठा लिया और खुद को उसकी गर्म, मासूम बाहों में छिपा लिया। उसने बड़े प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए मन ही मन कहा, सॉरी बच्चा, मैं डाइवोर्स लेकर तुम्हें तुम्हारी मम्मा से दूर करने की गलती कर रहा था। उसका गला भर आया था। मैं अपने गुस्से में ये भूल गया कि तुम्हारे लिए मम्मा क्या है, और मेरे लिए भी। मिष्टी अब उसकी छाती से लगकर हल्के हल्के सांस ले रही थी। माधव ने उसे उठाकर धीरे से बेड पर लिटा दिया, उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया और रजाई ठीक से उड़ा दी। लेकिन दिल अब और बेचैन हो गया था। रात के 11 बज चुके थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क हर कुछ मिनट में आसमान चीर रही थी। और मिश्री अब तक घर नहीं लौटी थी। माधव का मन अब चिंताओं से भर चुका था। वो उठा, फोन उठाया और मिश्री का नंबर डायल किया। घंटी बजी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा कॉल किया। अब की बार दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। कहाँ हो तुम, मिश्री? उसने खुद से बुदबुदाया। बारिश इतनी तेज है और तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा है। उसने खिड़की के बाहर झांका, हर आती जाती गाड़ी की हेडलाइट्स पर नजर गड़ाई, शायद मिश्री लौट आए हो। लेकिन हर बार उसकी उम्मीद अधूरी रह जाती। माधव का मन अब केवल पति का नहीं, एक दोस्त और एक रक्षक का हो चुका था। उसने जैकेट उठाए और कार की चाबी हाथ में ली। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई वजह है देर से आने की, लेकिन ये इंतजार अब मुझे खा रहा है। और वो तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। रात 11:15 बजे। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। सड़कों पर पानी बह रहा था। बिजली की गरज अब पहले से और ज्यादा डरावनी लग रही थी। माधव कार में बैठ चुका था,
और गाड़ी तेजी से शहर के बाहरी इलाकों की ओर दौड़ रही थी। वो हर उस जगह जा रहा था जहां मिश्री अक्सर अकेले जाया करती थी, मंदिर, पुराना पार्क या फिर वो खंडहरनुमा मकान जहां से आज शाम वो लौटी थी। शायद वो वही हो, माधव ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन दिल में डर भी। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो। जैसे ही वो पुराने इलाके के पास पहुंचा, एक मोड़ पर उसकी कार की हेडलाइट्स किसी को झलक देती है। एक महिला पूरी तरह भीगी हुई सड़क के किनारे खड़ी थी। माधव ने झट से ब्रेक मारे। वो मिश्री थी। वो सड़क पर खड़ी थी जैसे किसी और दुनिया में खोई हुई हो। उसका चेहरा थका हुआ और बुझा हुआ था, बाल बिखरे थे, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। माधव गाड़ी से उतर भागा भागा उसके पास आया। मिश्री, क्या कर रही हो यहाँ, इतनी रात को, इस बारिश में? मिश्री उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में आंसू थे, शायद बारिश में वो छिप गए थे, लेकिन माधव महसूस कर सकता था। माधव ने उसे पकड़कर कार के पास लाया और अंदर बैठा दिया। क्या तुम्हें कुछ हुआ? क्यों नहीं फोन उठाया? माधव ने तेज आवाज में पूछा, पर उसमें चिंता थी, गुस्सा नहीं। मिश्री ने कांपती आवाज में कहा, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। आज उस घर में गई थी जहां सब खत्म हुआ था। माधव शांत हो गया। उसकी आंखें एक पल को गीली हो गईं। मैं जानता हूँ मिश्री, सब जान गया हूँ। आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ था, थर्ड आई से तुम्हारा जुड़ाव, वो सब जानने के बाद मैं बस यही सोचता रहा कि तुम्हें कितना सहना पड़ा है। लेकिन तुमने कभी तुम्हारा पास्ट मुझे पहले क्यों नहीं बताया? थोड़ी देर दोनों चुप रहे। कार की छत पर बारिश की बूंदें गिरती रहीं। पर एक बात है, माधव ने कहा, दर्द मुझे ये नहीं दे रहा कि तुम थर्ड आई का हिस्सा थी, बल्कि ये कि तुमने मुझसे छुपाया और आज तक नहीं बताया कि वो लीडर लड़की कौन थी। मिश्री ने लंबी सांस ली और धीमे स्वर में खुद में बात बढ़ाई। क्योंकि मैं जानती हूँ, अगर तुम जान गए कि वो लड़की तुम्हारी बहन निम्मी है, तो तुम्हारा विश्वास सिर्फ मुझसे नहीं, अपनी बहन से भी उठ जाएगा। इसलिए मुझे माफ करना, मैं नहीं बता पाऊंगी ये सच कभी।